नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप सोरेन चेस्ट फिजिशियन हूँ बालाजी हॉस्पिटल मोआ रायपुर में। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक डिसीज़ के बारे में जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस, जिसे कि हम हिंदी में यक्ष्मा भी कहते हैं। सबसे पहले हम जाने कि ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस सिर्फ छाती की बीमारी होती है। तो आइए मैं सबसे पहले ये बताऊं कि ट्यूबरकुलोसिस छाती के अलावा छाती के पिंजरे में पानी भरना, ट्यूबरकुलोसिस का पानी वो भी होता है। जो गांठ होती है, बड़ी होती है, वो ट्यूबरकुलोसिस की भी गांठ होती है। और भी विभिन्न किस्म के, जैसे हड्डी में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है और रीढ़ की हड्डी में भी ट्यूबरकुलोसिस होता है। इंडिया में सबसे कॉमन है छाती की ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम बोलते हैं कि फेफड़े वाली टीबी, जो कि इजीली एयरबॉर्न रूट से स्प्रेड हो जाती है। अगर जैसे किसी इंसान को टीबी है और उसके आसपास में दो लोग बैठे हुए हैं, अगर प्रॉपर तौर पे प्रिवेंशन ना लिया जाए तो एयरबॉर्न रूट से उनको भी इन्फेक्शन फैल सकता है। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ट्यूबरकुलोसिस किन लोगों में होता है। ट्यूबरकुलोसिस की ज़्यादातर बीमारी हमारे भारत में लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लोगों में होती है। उन लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में कैसे होता है? सबसे पहले लोगों का खान पान ढंग का नहीं होता, लोग प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते, और एक तरफ से देखा जाए तो उनकी रहने की लाइफ स्टाइल ही काफ़ी पुअर है। जहाँ लो सोशियो इकोनॉमिक लोग रहते हैं, वहाँ पे ऐसी तकलीफ़ है कि वहाँ पे इन्फेक्शियस डिसीज़ेस सबसे कॉमन है, और उसमें भी सबसे कॉमन है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है, उसके लक्षण होते हैं जैसे कोई खांसी की तकलीफ़ बता रहा है, या तो फिर कोई पतला दुबला इंसान है, उसे सांस की तकलीफ़ है, और खाने की कमी भी होती है, और साथ में इंसान का वज़न भी घटता है। और कभी कभार के जो ओकेजनल जो लक्षण होते हैं, जैसे बलगम में खून आना, ये सब होना। हम ट्यूबरकुलोसिस की जांच कैसे करते हैं और कैसे कंफर्म करते हैं? अगर कोई मरीज़ जैसे हमारे पास आता है, वो बोल रहा है कि मुझे खांसी है, शाम के टाइम बुखार आता है, मेरा खान पान पुअर है और मेरा वज़न भी घट रहा है, सबसे पहले हम छाती का एक्सरे कराते हैं, फिर उसके बाद बलगम की जांच करते हैं अर्ली मॉर्निंग सुबह। अब उसी के बेसिस पे टीबी की गोलियां चालू की जाती हैं। टीबी की जो जैसे गोलियां चालू की जाती हैं, अपने भारत में बहुत से लोग जो हैं इस बीमारी की दवा कैसे लेनी है इस बात से अनजान हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि टीबी की गोलियां चालू कर दी हैं, अब बेटर लग रहा है तो अब हमें दवाई बंद कर देनी चाहिए। बट वो ये नहीं जान पाते हैं कि आगे चल के वो जो बीमारी है वो काफ़ी सीवियर होने वाली है। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे फिर से टीबी हो के सिम्टम आते हैं उनको, और साथ ही साथ फेफड़े में कैविटी भी फॉर्म हो सकती है, और साथ ही साथ लंग कोलैप्स जैसे चांसेस होते हैं। एक हम ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देखें, दूसरा हम देखते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस जो हो सकता है, वो 6 महीने टीबी का ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हो सकता है, और जो लोग टीबी का ट्रीटमेंट आधा अधूरा छोड़े हैं उन लोगों में भी हो सकता है। अगर हमें टीबी जैसी बीमारियों से प्रिवेंशन चाहिए तो सबसे पहले अपने को अपना खान पान अच्छा रखना पड़ेगा, प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्लस प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और प्रॉपर तौर पे डिस्टेंस भी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये हो गई
ट्यूबरकुलोसिस की बात, जिसको हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं या एक्टिव कॉक्स कहते हैं, और तीसरी भाषा में जिसको कि कहते हैं हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस या पल्मोनरी कॉक्स भी। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? जैसे प्लूरल इफ्यूजन हुआ, लिम्फेडिनोपैथीज हुई। अब ये सब का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी है, जैसे एक्सरे करना, और फिर अगर अपने को जैसे छाती में गांठ लगी या फिर अगर छाती में पानी दिखा तो हम सुई के ज़रिए पानी निकाल सकते हैं, सुई डाल के, और फिर मतलब उस पानी को हम जांच के लिए भेजते हैं, और पानी की जांच के दौरान पता पड़ता है कि पानी में ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के जंतु हैं। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ एस इटिस है। जो ट्रीटमेंट हम एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस में लेते हैं वही हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन में भी लेते हैं, जिसको कि हम कहते हैं ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन। आइए अब हम बताते हैं कि ये डायग्नोसिस कैसे करते हैं। पानी की जो जांच होती है हम रूटीन माइक्रोस्कोपी प्लस साइटोलॉजी के लिए भिजवाते हैं, जिसमें लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंस होता है और टर्बिडिटी प्रेजेंट होती है, और साथ ही साथ एडीए का लेवल्स भी बढ़ा होता है। एडीए का नॉर्मल लेवल 0 to 10 होता है। ये हो गया एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूजन। इसके बाद आते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलर लिम्फेडिनोपैथी में। वो कहीं भी हो सकती है, आइदर या तो गले के इन हिस्सों में, या फिर फेफड़े के हाइलर रीजन पे, या फिर कहीं भी कोई जैसे गांठ है। तो गांठ अगर गले की आसपास की है तो वो हम इजीली एग्जामिनेशन के थ्रू पाल्पेट करते हैं। अगर गांठ विद इन लंग्स है तो वो हम सबसे पहले सीटी स्कैन करके देखते हैं। सीटी स्कैन के थ्रू हम सबसे पहले देखते हैं कि ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू चीज़ें अप्रोचेबल है या नहीं, गांठ कैराइना तक पे है या फिर कैराइना और ब्रोंकस इन्वॉल्व है या फिर ब्रोंकस में है। अगर जैसे कैराइना इन्वॉल्व है या हाइलर रीजन इन्वॉल्व है तो उस केस में हम लोग ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू गांठ का टुकड़ा निकालते हैं और उसे जांच के लिए भेजते हैं। फिर हमारे पास में कंफर्मेशन आती है। और अगर ब्रोंकस रीजन पे है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो सीटी गाइडेड ब्रोंकियल बायोप्सी होती है या तो फिर TBLB बोलते हैं, ट्रांस ब्रोंकियल लंग बायोप्सी। इसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं। सो ये हो गया अपने छाती का पल्मोनरी प्लस एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में भी जो पेशेंट को शिकायतें होती हैं वो एक सांस फूलने की होती है, और दूसरा खांसी सबसे कॉमन होती है, और भूख का ना लगना और वज़न घटना। सो अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि एज़ पर गाइडेंस मैंने जो अभी पहले कहा, ऐसी शिकायतें आती हैं या कुछ भी आता है तो इसे अवॉइड ना करें। प्रॉपर वे में छाती के डॉक्टर के पास आएँ, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास में आएँ और उनसे संपर्क करें।